स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है वंशागति विविधता के सिद्धांत। ये इस सेकंड यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस यूनिट में से जो सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हुई है आज, चैप्टर 5 है इसमें। इस यूनिट में से 18 नंबर का जो पेपर है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो इस यूनिट को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है आनुवंशिक लक्षण। देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स से उसके संतानों में वंशागत होते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। और जो आनुवंशिक लक्षण है, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि वंशागति और विभिन्नताएं, वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। आनुवंशिकी शब्द का सब प्रयोग सबसे पहले एक बैट्सन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। उसके बाद हमारा अगला जो टॉप हेडिंग है वो है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है? देखिए, एक ही माता पिता की कोई भी दो संतानें एक समान नहीं हो सकती जब तक कि वो जुड़वा ना हो, और उनमें कुछ ना कुछ अंतर होते हैं। वो अंतर किसी प्रकार के हो सकते हैं। लंबाई का, मान लो लंबाई का लक्षण है, एक संतान लंबी हो सकती है, एक मीडियम की हो सकती है, मीडियम साइज की हो सकती है, और एक थोड़ी बोनी हो सकती है। एक संतान ऐसे ही उसका दिमाग थोड़ा तेज होता है, एक का दिमाग मध्यम हो सकता है। तो इस प्रकार से उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो जीवों में इस प्रकार के जो अंतर पाए जाते हैं, उन अंतरों को क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोलते हैं। विभिन्नताएं होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, और दूसरी है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। इसमें होती है नंबर 1 दैहिक विभिन्नताएं। तो जो दैहिक विभिन्नताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो दैहिक विभिन्नताएं क्या करते हैं? ये विभिन्नताएं केवल दैहिक कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालती हैं, और ये क्या होती हैं? ये जनकों द्वारा वंशागत नहीं होती। इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो जीवों के अंदर उनका जो जीवन काल होता है, उस जीवन काल में ही क्या होती है? उपार्जित की जाती है। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? उपार्जित विभिन्नताएं भी इन्हें कहते हैं। कौन सी विभिन्नताओं को? जो हमारी दैहिक विभिन्नताएं हैं, दैहिक विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं? उपार्जित विभिन्नताएं भी बोलते हैं। इनके कारण क्या क्या है दैनिक विभिन्नताओं के? सबसे पहला कारण है इसमें वातावरण। देखिए, वातावरण का किसी भी जीव के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी जीव हो, उसके वातावरण से उसका क्या होगा? सीधा संबंध होता है। यानी कि अगर ये कहेंगे हम कि जो जीव का जो वातावरण है वो जीव के आकार पर और उसके कार्य करने के तरीके पर भी प्रभाव डालता है, इसे बोलते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करते हैं? किसी एक अंग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और किसी अंग का कम प्रयोग करते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होता है वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। तो उसे बोलते हैं अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अगला तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसका कारण का वो है अभिज्ञ प्रयास। यानी कि जो हमारे पालतू जानवर हैं और जो मनुष्य के द्वारा स्वयं में जो भी इस प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न की जाती हैं उन्हें बोलते हैं दैहिक विभिन्नताएं। जैसे आदमी का, जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? अपनी दाढ़ी, मूंछ और बालों को क्या करता है? अलग अलग तरीके से कटवाता है, उसे अलग अलग तरीके से रंगवाता है। चाइना में देखा होगा आपने, चाइना में जो महिलाएं होती हैं उनके पैरों को छोटा रखने के लिए क्या किया जाता है? लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय महिलाओं में क्या होता है कि उनके जो नाक कान छेदने की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार के जो प्रयास है उन सारे प्रयासों को बोलते हैं अभिज्ञ प्रयास। उसके बाद नंबर 2 है जनिक विभिन्नताएं। हमने भी दैहिक विभिन्नताओं के बारे में बताया आपको। अब नंबर 2 हमारा जनिक विभिन्नताएं। इस प्रकार की विभिन्नताएं क्या होती हैं? में केवल जननिक कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। यानी कि जो उनके जनक होते हैं उन जनकों के द्वारा क्या होती हैं? वंशागत होती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जननिक विभिन्नताएं बोलते हैं। इनके कारण क्या क्या है? सबसे पहला जो कारण है इसका वह क्या है? लैंगिक जनन में समजात जीन्स व गुणसूत्रों का अनियमित बंटवारा है। जिस समय लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में जो समजात जीन्स होते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं, एक जैसे जोड़े होते हैं उनके, तो वो क्या होता है? उनमें अनियमित बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से जो जैनिक विविधताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। नंबर 2 है पुनर्योजन या परागमन के कारण भी जो है जैनिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 है विकरणों के कारण भी क्या होता है? जनिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और नंबर 4 है उत्परिवर्तनों के कारण भी। उत्परिवर्तन यानी कि जो लक्षण जीवों में अचानक से उत्पन्न हो जाए उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के कारण भी क्या होता है? जनिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो अब बात करेंगे नंबर 2, उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर जो हमारी विभिन्नताएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है सतत विभिन्नताएं और नंबर 2 है हमारी असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताएं कौन सी होती हैं? यानी कि जो सतत विभिन्नताएं होती हैं ये होती हैं सूक्ष्म परिवर्तन, जो मद्यपान की अपेक्षा घटती
बढ़ते रहते हैं। ये विभिन्नताएं आबादी से पहले ही व्याप्त होती हैं। इन्हें इसका एक नाम हो रहा है, इनका जो सतत विभिन्नता है, इनका दूसरा नाम है विचलन विभिन्नताएं। तो इन जो सतत विभिन्नताएं होती हैं इन्हें विचलन विभिन्नताएं भी कहते हैं। ये अस्थायी होती हैं और अवंशागत होती हैं। अस्थायी मतलब ये टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, और अवंशागत मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती। ये सामान्य रूप से पाई जाती हैं और सभी जीवों या उनके सभी अंगों में पाई जाती हैं। तो ये होती है हमारी कौन सी सतत विभिन्नताएं। अब है हमारी कौन सी असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं कौन सी होती हैं? इन्हें उत्परिवर्तन का दूसरा नाम एक और है असतत विभिन्नताओं का, कि क्या है इनका दूसरा नाम है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन भी बोलते हैं इन्हें। तो इस प्रकार से जो ये हमारी विभिन्नताएं होती हैं, असतत विभिन्नताएं, ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं और अधिक स्पष्ट होती हैं। ये बड़ी भी होती हैं और अधिक स्पष्ट होती हैं। सामान्य अपेक्षा इनमें अधिक विचलन होता है। इनके सामान्य जो विभिन्नताएं होती हैं उनकी अपेक्षा इनमें क्या होता है, अधिक विचलन होता है। अचानक उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं हमारी असतत विभिन्नताएं, ये अचानक उत्पन्न होती हैं। ये पहले से भी उपस्थित हो सकती हैं, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि पहले से उपस्थित हों, तो पहले से भी उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए ये जो विभिन्नताएं होती है, मैंने अभी आपको बताया था, इनका जो नाम है उत्परिवर्तन विभिन्नताएं भी इन्हें बोलते हैं। ये अस्थायी होती है, परमानेंट होती है और वंशागत होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत यानी कि पहुँचती हैं। कुछ ही परिस्थितियों में अचानक उत्पन्न होती है, सभी परिस्थितियों में एक विशेष परिस्थिति होती है, उस विशेष परिस्थिति में क्या होती है, ये अचानक उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं आनुवंशिकता या वंशागति क्या होती है। देखिए आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक या वंशागति बोलते हैं। इसके जो जनक है वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल इसके जनक है, किसके? आनुवंशिकता के। तो जो आनुवंशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आनुवंशिकता या वंशागति। अब बात करते हैं क्लोन और संतान में क्या अंतर है। क्लोन क्या होता है, संतान क्या होती है। देखिए क्लोन होते हैं एक ही जन्म द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स के द्वारा उत्पन्न संतति यानी कि लैंगिक क्रियाओं के द्वारा, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जो प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन होता है, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और संतान क्या होती है, जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं संतान। उसके बाद ये लक्षणों में बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के समान होती है। इसमें अंतर पाए जाते हैं कि जो संतानें होती हैं उनमें अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लक्षण माता से और कुछ लक्षण पिता से आते हैं, इसलिए इनमें क्या होते हैं, अंतर पाए जाते हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें समसूत्र विभाजन होता है लेकिन अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता। इसमें होता है अर्धसूत्र विभाजन, और अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा क्या होता है, इनमें युग्मक यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है। ये सेम टू सेम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी होती हैं और इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल यानी कि हमारी जो आनुवंशिकी है, जेनेटिक्स है, उसके बारे में। ग्रेगर जोहन मेंडल का जो जन्म है वो होता है 12 जुलाई 1822 को, और वो जो जर्मनी के एक सिलिसिया गांव है वहाँ इनका जन्म होता है। और उसके बाद ये क्या होता है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर होती है, घर पर ही होती है, और इन्हें बागवानी की शिक्षा दी जाती है, इनके पेड़ पौधे लगाने की इन्हें शिक्षा दी जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मटर के पौधे लगाते हैं, और मटर के पौधे लगाने पर विभिन्न जो उनकी किस्में हैं उससे लगाते हैं, और विभिन्न किस्में लगाने के बाद ये क्या करते हैं, उनमें आपस में संकरण कराते हैं, और संकरण कराने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो उन प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकले, उन प्रयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने क्या किया, अपने जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो ऑस्ट्रिया देश की एक ब्रून सोसाइटी है जहाँ पर ये पादरी भी थे, उसमें ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक पादरी भी बन गए थे। उसके बाद क्योंकि वहाँ ये जिसकी पादरी की शिक्षा लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पादरी बनने के बाद जब इन्होंने अपने जो मेंडल जो प्रयोग हैं मटर के पौधे पर, तो उन मटर के पौधे पर जो इन्होंने प्रयोग किए, उन प्रयोगों को इन्होंने क्या किया, एक शीर्षक के नाम से इन्होंने उसे प्रकाशित कराने की कोशिश प्रकाशित कराया। उसका नाम था, जो इन्होंने कराया था वो था, उसका नाम जो था, क्या नाम है, वो था पादप संकरणों के प्रयोग। क्या नाम था उसका, पादप संकरणों के प्रयोग, ये शीर्षक था। पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक से इन्होंने जो भ्रूण सोसाइटी थी, उस भ्रूण सोसाइटी में इन्होंने उससे क्या किया,
ब्रू सोसाइटी के सामने रखा, लेकिन इनके महत्व को उस समय कोई नहीं समझ पाया कि इन्होंने क्या बताया क्या नहीं, क्योंकि ये थे दूरदर्शी व्यक्ति, दूर की बात सोचते थे। लेकिन इनके जो इन्होंने ये पादप संगठनों का प्रयोग शीर्षक था, इस शीर्षक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और क्या किया, इनके महत्व को नहीं समझा। लेकिन जिस समय 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद फिर इनके महत्व को जैसे ही लोगों ने समझा, जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने समझा, तो फिर इन्हें जो है ये उसी समय पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए थे और इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनके ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनकी सफलता के कारण क्या है, इनकी सफलता के कारण यह है कि मेंडल, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये सबसे मेन पॉइंट है इनका कि इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उसके बाद मेंडल ने दूसरी, तीसरी और इसके आगे की जो पीढ़ियाँ, उन सब पीढ़ियों का भी अध्ययन किया। उसके साथ साथ जो आनुवंशिक रूप से जो पौधे शुद्ध हैं, उन शुद्ध पौधों का ही इसने क्या किया, प्रयोग के लिए उनका चुनाव किया। तो इसके बाद इन्होंने जो भी इन्होंने प्रयोग किए, उन प्रयोगों में जितने भी आंकड़े इकट्ठे हुए, उन आंकड़ों का इन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। और जो शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे, जो शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे, उन शुद्ध लक्षण वाले पौधों को इसने अलग उगाया, ताकि परपरागण की क्रिया के द्वारा उसमें जो अन्य लक्षण हैं, उन अन्य लक्षणों का मिश्रण ना हो सके। उसके बाद है इन्होंने एक जो मेंडल ने जो अपने पौधे चुने प्रयोग के लिए, उन प्रयोगों को क्या किया, उनका चुनाव क्यों किया, वो थी उद्यान मटर, पायसम सटाइवम, इस पर इसने प्रयोग किए थे मेंडल ने उद्यान मटर पे। यानी कि पायसम का बोटनिकल नेम क्या था, पायसम सटाइवम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधों का चुनाव, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों ही क्यों चुना, मटर के पौधे का चुनाव। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि एक वर्षीय पौधा है। ये कैसा है, एक वर्षीय पौधा है और आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा में जो है, इनकी जो मटर है, इसकी अनेक किस्में पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न लक्षणों के जो वैकल्पिक रूप हैं, उनमें विभिन्न लक्षणों के जो वैकल्पिक रूप है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा, जैसे इन्होंने जो बताया, दूसरा जो वैकल्पिक रूप है लक्षणों के, वो कैसे हैं, जैसे लंबाई में लिया, लंबे और बोने का लक्षण लिया। जैसे इन्होंने क्या किया, दूसरा जो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे हैं और लाल पुष्प वाले पौधे हैं। उसके अलावा जैसे गोल और पीले बीज वाले जो पौधे हैं, उनका हरे और झुर्रीदार जो बीज हैं, उनके साथ वो संकरण। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, विभिन्न जो मटर की जो विभिन्न किस्में हैं, उन विभिन्न किस्मों में जो विभिन्न लक्षण हैं, उनके वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो मटर के पौधे हैं, उनमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उनमें स्वपरागण पाया जाता है। जो मटर के पौधे हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है और परपरागण की संभावना नहीं होती। उसके बाद जो नर और मादा जननांग है, वो एक ही पुष्प पर उगते हैं। अर्थात ये जो पुष्प होते हैं मटर के पौधे के, ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब नर और मादा जननांग एक ही पौधे पर उगते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रयोग थे, ये जो इसके चुनने के जो पौधा है, इसके चुनने के कुछ कारण थे। उसके बाद है जो मेंडल के प्रयोग हैं। मेंडल के प्रयोग, मेंडल के जो प्रयोग हैं, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले जो एक संकर संकरण है वो कराया। उसके बाद फिर जो द्विसंकर संकरण है वो कराया। तो इसका आधार पर उसने क्या किया, कुछ निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले मेंडल ने एक संकर संकरण और फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण प्रयोग किए, और उन जो एक संकर संकरण है, जो द्विसंकर संकरण है, उसके बारे में बताया। तो एक संकर संकरण क्या होता है और द्विसंकर संकरण क्या होता है। देखिए, एक संकर संकरण में क्या होता है, जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, एक संकर संकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का लाल पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराना, वो कहलाता है क्या है, एक संकर संकरण। उसके बाद है द्विसंकर संकरण। इसमें क्या है, दोनों की परिभाषा लगभग सेम है। अंतर क्या है, केवल इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं और इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं, केवल ये अंतर है। तो इसमें जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच
दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है। इसे कहते हैं द्विसंकरण संकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग। कभी कभी इनकी परिभाषा भी आ जाती है एग्जाम में, तो इनकी परिभाषा भी याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण में मेंडल ने क्या किया, इसमें इसने सबसे पहले जो लंबा पौधा था उस लंबे पौधे को नर माना, और जो बोना पौधा था उस बोने पौधे को इसने क्या माना, मादा माना। तो जो इसके जो परागकण है, जो परागकण है उन परागकणों को जो इसके जो मादा है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाया, यानी कि इनमें इसने क्या किया, परागण की क्रिया कराई। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, जो लंबा पौधा है उस लंबे लक्षण को इसने क्या माना, नर माना, और जो बोना पौधा है उसके लक्षण क्या माना, मादा। तो जो नर के जो परागकण है उन परागकणों को जो मादा के जो वर्तिकाग्र है उन वर्तिकाग्र पर पहुंचा, यानी कि उसमें इसने परागण की क्रिया कराई। उसके बाद दोबारा फिर क्या किया इसने, तो मेंडल ने क्या किया, दोबारा फिर जो लंबा पौधा है उस लंबे लक्षण को लंबे पौधे के लक्षण क्या माना, इसमें इसने मादा माना, और जो बोना पौधा है उस बोने पौधे के लक्षण को इसने क्या माना, इसे नर माना। और फिर इसने क्या किया, इसके जो परागकण है इसके परागकणों को मादा के जो मादा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचा, यानी कि दोबारा फिर इसने क्या किया, इसमें परागण की क्रिया कराई। तो इस प्रकार से उसे जो परागण की क्रिया है वो 2 बार हुई, यानी कि लंबे लक्षण का जो लंबा लक्षण है उसे निर्माण के उसके जो परागकण है और जो बोना पौधा है उसके मादा की जो वर्तिकाग्र उस पर पहुंचा, परागण करा दिया। फिर दोबारा इसने उल्टा किया करने का मतलब जो लंबा माना है उसे मादा माना, यहाँ ने लंबे को नर माना था, और जो बोना है यहाँ हमने मादा माना था और यहाँ बोने को हमने नर माना। तो इस प्रकार का जब संकरण होता है, यानी कि जब पहले से नर माना फिर बोना फिर इसे लंबा मादा और इसे फिर से नर, तो इस प्रकार का जो संकरण होता है उसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। उसके बाद फिर मेंडल ने प्रयोग अपने जो कुछ निष्कर्ष निकाले, जो मेंडल के जो मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, और उसके आधार पर उसने 3 नियम दिए। उन 3 नियम में जो तीसरा नियम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्वतंत्र अपीवहन का नियम। तो पहला है इसमें कौन सा, प्रभाविता का नियम, दूसरा है हमारा पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपीवहन का नियम। तो उसके